Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. 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 एक टैंक है ऊपर से क्लोज किया हुआ है, इसमें एक पाइप है ओपन टू एयर है, यहाँ पे एयर बबल। तो आपसे यहाँ से पूछा गया वेलोसिटी इफ्लक्स। बताइए क्या होगा?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्यों? ये कौन सा लॉजिक हुआ? सोचिए, जो आपने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे आप लोग। देखिए, जो आपने पढ़ा था, हमने इसका डेरिवेशन किया था। एक वाटर टैंक है, यहाँ पे आपने होल क्रिएट किया, तो यहाँ पे जब आपने डेरिवेशन किया था तो यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट था, यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हाइट था एच, यही था ना, ठीक। और यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि ओपन टू एयर है, यहाँ पे एयर बबल्स हैं, ठीक। अगर एयर बबल्स हैं, इसका मतलब इस वाले पे भी प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। एयर बबल्स तो तभी बनेगा ना, एयर से यहाँ पे। तो यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे भी पी नॉट है। इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है? 1 मीटर। बस रूट अंडर रूट 2gh। एच को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी पी नॉट था, यहाँ पे पी नॉट था, उन दोनों के बीच में एच हाइट थी। बस उस फॉर्मूले को यूज किया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन मेंस में आया था, आईआईटी मेंस में। क्लियर है? इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा। एयर बबल्स हैं इसलिए यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एच हाइट कितना है? 1 मीटर। अब देखिए बर्नौलीज के एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग एटमाइजर की बात करें, आपने ऐसा देखा होगा, जो स्प्रे का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एटमाइजर की बात करूं, या आपका क्या होता है, पंप होता है, इसको प्रेस करते हैं आप, ठीक है। तो जो भी लिक्विड है यहाँ से आपका बाहर निकलता है, ठीक। जब मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो इसका मतलब जो इसके अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर जो एयर था, उसको आपने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया ना, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जब आपने जैसे इसको प्रेस किया, जितने भी एयर पार्टिकल्स थे वो बाहर निकल गए, ठीक। एयर पार्टिकल्स बाहर निकलने के कारण क्या हुआ? यहाँ का प्रेशर मान लीजिए P1 है, और यहाँ का प्रेशर P2 है, ठीक है। तो क्या होगा? P1 विल बी लेस देन P2, क्योंकि एयर को निकाल दिया यहाँ से आपने, तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब ये जो लिक्विड है, ये क्या होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लिक्विड मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने पंप को प्रेस किया, उसके बाद फिर जैसे रिलीज किया, ये लिक्विड ऊपर आ जाता है, ठीक। फिर से दोबारा प्रेस करेंगे तो लिक्विड बाहर निकल जाता है। ये कंटिन्यूएशन एटमाइजर ये काम करता है, ठीक है।
आपने देखा होंगे जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए वो लोग लेके घूमते हैं, ठीक है, वो यही होता है, एटोमाइजर ही होता है। बस एप्लीकेशन है बर्नौलीज का, लिख लीजिए एक दो लाइन। नोट कर लिया? अब यस। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जब तूफान वगैरह आता है तो घर का जो ये है सीलिंग, ये आपका तूफान के साथ हट जाता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर तूफान आ रहा है तो इसका मतलब जो एयर की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं नॉर्मल विंड की स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ का, एक पॉइंट यहाँ का, एक छत के ऊपर और एक जस्ट छत के नीचे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, आपको ये पता है कि बर्नौलीज एप्लीकेशन में टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, ठीक है। आपने कहा ये जो दोनों पॉइंट है 1 और 2, दोनों पॉइंट जो हाइट है ग्राउंड से वो तो सेम है ना, जस्ट छत के ऊपर है, जस्ट छत के नीचे है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे जो एयर की स्पीड है V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आपको पता है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट पे, ठीक। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज लेस देन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द होम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी तो समेशन कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए प्रेशर एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब खुद देख लीजिए कि जो प्रेशर है आउटर का वो लेस हो गया इनसाइड प्रेशर। एयर फ्लो बहुत ज्यादा होता है, मैं तूफान के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V2। तो उस केस में जो P2 आएगा वो भी क्या आएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन P1। प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, छत को लेकर उड़ जाता है अंदर। देखिए प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया, P2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P1, तो ये छत तो उखड़ के चली जाती है तूफान में। और ये आपने जनरल ऑब्जर्वेशन मूवी वगैरह में देखा होगा, ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बहुत तेज हवा चले, तूफान आए, तो खिड़कियां खोल देनी चाहिए, ठीक है। खिड़कियां खोलेंगे तो क्या होगा, अंदर भी एयर का फ्लो होने लगेगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो छत उखड़ने की संभावना कम हो जाएगी। क्लियर है? यस। मैग्नस इफेक्ट, मान लीजिए कि विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, यहाँ पे आपने एक बॉल को थ्रो किया, अब ये बॉल ऐसे रोटेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए V1 स्पीड है और यहाँ पे V2 स्पीड है, ठीक। V1 और V2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऊपर वाले हिस्से में, बॉल के ऊपर वाले हिस्से में विंड का डायरेक्शन भी यही है, बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो V1 की स्पीड V2 की स्पीड से ज्यादा होगी ना, ठीक। अगर V1 की स्पीड V2 की स्पीड से ज्यादा है
इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P2 से कम होगा। हाइट सेम है ना, बॉल ये थी ना कि 10 मीटर की बॉल होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब P1 विल बी लेस देन P2, ठीक है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल एयर में ही मूव कर जाती है, स्विंग कर जाती है। बॉलर इसी को यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। आपने देखा होगा कि जब बॉलिंग करते हैं तो वो एक तरफ हमेशा बॉल को रब करते रहते हैं, जो भी सीमर्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ शाइनी पार्ट रखते हैं और एक तरफ रफ पार्ट कर देते हैं, ठीक। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि शाइनी वाले पार्ट पे और रफ वाले पार्ट पे एयर पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा स्टिक करेंगे, रफ वाले। रफ वाले पे, ठीक है। तो रफ वाले पे ज्यादा स्टिक करेंगे मतलब कि वहां पे V1 की वैल्यू बढ़ा देंगे और V2 कम हो जाएगा। तो जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या करता है, स्विंग कर जाता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, यही होता है ना, इन स्विंग आउट स्विंग कहते हैं, ठीक। वो यही कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं वो लोग। अगर बॉल को देखें, ये शाइनी वाला पार्ट है और ये आपका रफ वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एयर ज्यादा स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे V1 विल बी ग्रेटर देन V2। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 हो गया, इसका मतलब P1 विल बी लेस देन P2, ठीक। ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये क्या कि बॉल ऐसे स्विंग कर जाएगी। जैसे यस। जब भी स्विमर्स बॉलिंग करते हैं तो हमेशा अपने हाथों से इसको ढक लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, कि बैट्समैन को नजर ना आए कि कौन सा पार्ट शाइनी है, कि बॉल कहाँ स्विंग करने वाली है। क्लियर है? देख लीजिए। Yes. इसलिए बॉलिंग और बैटिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टॉस जीतने के बाद। आपने देखा होगा कि इंडियन कंट्री के बाहर अगर हम लोग कहीं पे भी खेलें तो वहां पे हमेशा थोड़ा ठंडा रहता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या कहीं पे नीदरलैंड वगैरह में कहीं पे भी बैटिंग हो रही है, मतलब कि मैच हो रहा है, तो हमेशा वहां पे कोशिश की जाती है कि मॉर्निंग में, अगर वनडे मैच हो रहा है तो उसमें मॉर्निंग में हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं बॉलिंग को लूं, क्योंकि एयर फ्लो ज्यादा होता है मॉर्निंग में। और जैसे जैसे सन मतलब कि ऊपर की तरफ आने लग जाता है, एयर फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। सन की गर्मी के कारण एयर फ्लो उतनी तेजी में हो नहीं पाता। आ रहा है समझ में कुछ? आपको यस। पता ही है सब चीजें। चलिए, वेंचुरी मीटर। अब देखिए वेंचुरी मीटर क्या है, कि आपने देखा होगा म्युनिसिपल वाले जो पाइपलाइंस होती हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं पाइपलाइंस, ठीक है। वो एक जगह आता है, किसी कॉलोनी में आएगा, उसमें फिर टैंक में वो इकट्ठा होता है, फिर वहां से उनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन देने का, ठीक है। लेकिन जब जहां से गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है, हर एक कॉलोनी में जो सप्लाई कर रही है, तो उसमें बड़े बहुत मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, ठीक। तो उसमें हमें जो वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पट्टी फ्लो करेगा तो पाइपलाइंस आपके ब्रेक हो जाएंगे। अभी आपने देखा ना कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि पाइपलाइन को तोड़ देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेंचुरी मीटर लगाते हैं। वेंचुरी मीटर क्या है, जो वाटर के फ्लो की स्पीड को हमेशा पता लगाता है, ठीक है। और ये पहले ही बना लिया जाता है। वेंचुरी मीटर मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये पाइपलाइन है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि होता कैसे। ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन
ऐसी पाइप नहीं होती कभी भी, जो म्युनिसिपल वाले पाइप्स होते हैं वो ऐसी होती है, ठीक है, किलोमीटर तक इतनी इतनी मोटी पाइप जाती रहती है, ठीक। लेकिन जब पाइपलाइन बनाई जाती है तो उसके अंदर पहले से वेंचुरोमीटर इनबिल्ट कर दिया जाता है कि वाटर फ्लो हो रहा है, उसके बाद आप इंजीनियर जा रहा है कि वेंचुरोमीटर लगा के मेजर करे, वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बीच में कहां से पाइपलाइन को तोड़ेगा और देखेगा कि यहाँ से स्पीड ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि ये पाइपलाइन है, इसके अंदर ये वेंचुरोमीटर है, वेंचुरोमीटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक, कि ये जो पहला वाला हिस्सा है ये पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है और उसके बाद थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मरकरी फिल करके रखते हैं ताकि प्रेशर डिफरेंस पता चले मेरे को। इसके अंदर मरकरी रहता है। एक्चुअल में देखिए ये कैसा होता है, ये पाइप है और ये ऐसे है, ये स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है ना, ये तो हाइट लेवल जो होता है ग्राउंड से वो सेम होता है। एक क्वेश्चन भी करवाया था स्टार्टिंग में, याद है, इसी पाइपलाइन का क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, किया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करवाया था। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि जो वाटर है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे जो पानी की स्पीड है उसको मेजर करना, ठीक। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि जो पानी की स्पीड है वो कितनी है v1 और यहाँ पे स्पीड है v2। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपको पता है क्योंकि वेंचुरोमीटर आपने डिजाइन किया है, तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या, और इस वाले पॉइंट पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, ठीक। तो मान लीजिए कि इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इस वाले पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो वहां पे देखा था कि दोनों की हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे किस वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा था, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो लिक्विड है मतलब कि मरकरी है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा राइज करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो आपने क्या किया, ये स्केल लगा रहता है तो ये हाइट मेजर हो सकता है ना कि कितना राइज किया होगा लेफ्ट के कंपैरिजन। तो अगर मैं P1 माइनस P2 लिखूं, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो GH, रो किसका, मरकरी, ठीक है। या तो नोटेशन लिख लीजिए, इसको मरकरी लिख लीजिए, रो मरकरी G इंटू H। ये आपको पता है प्रेशर डिफरेंस, मरकरी कॉलम की हाइट से आपने मेजर कर लिया। अब आपने बर्नौली सप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आपने कहा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो भी फ्लूइड हो, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी पता था, V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। आपका मोटो क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, V1, ठीक है। आपको V1 कैलकुलेट करना है जो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहां से क्या करूंगा, V2 विल बी इक्वल टू V1 A1 डिवाइडेड बाई A2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही आएगा। P1 माइनस P2 क्या है, मरकरी डेंसिटी इंटू G इंटू H इज इक्वल टू 1/2 रो। V2 की जगह क्या पुट किया आपने, V1 A1 डिवाइडेड बाई A2, V1 A1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस V1 इसको। क्या इस इक्वेशन से V1 कैलकुलेट कर सकते हैं,
एक ही अननोन है V1। मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूलों को मत रटिए, सिंपल सा पता है आपको, यहाँ पे सिर्फ बर्नौली सप्लाई कर, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं भी रटा हुआ है, एक लाइन में अननोन जो वैल्यू निकल जाएगी, सिर्फ बर्नौली सप्लाई कर दीजिए 2 पॉइंट। क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा होगा, √2 रो जी एस डिवाइडेड बाई ये करके ऐसे लिखा रहता है एक नंबर का फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला कम रखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ, A1 की जगह A2 लिख दिया, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा आपका। इसलिए कोई फॉर्मूला मत रखिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए बर्नौली। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes. लिखिए विस्कोसिटी। Yes. विस्कोसिटी लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो लिक्विड की स्पीड होती है, हर एक लेयर्स एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं पानी में नीचे की तरफ जाऊं तो लिक्विड का फ्लो कम होता जाता है, ठीक है। तो जो ग्राउंड से अटैच लिक्विड होती है उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, रिवर की स्पीड, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं स्पीड इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है रिवर का, ठीक। तो आपने कहा कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो विस्कोसिटी है या विस्कस फोर्स है, मतलब कि सिंपल फ्रिक्शन, जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया की, जो लिक्विड का लेयर का एरिया है, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहता हूं एटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एरिया ए, माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो आपने कहा कि मान लीजिए कि दो लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल dy है, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल dy। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो आपने कहा कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई, कितने अमाउंट से डिक्रीज हुई, आपने कहा स्मॉल अमाउंट dv, स्मॉल चेंज आया वेलोसिटी में, तो आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखा dv अपॉन dy, ठीक है। ये होता है विस्कोसिटी। इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, डायमेंशन पे ज्यादा रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या, आपने देखा होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल कभी नीट में पूछे नहीं, इसमें कोई न्यूमेरिकल करवा नहीं रहा, ठीक है। शीट है आपके पास, उसमें एक दो क्वेश्चन दे जाएंगे, ट्राई कीजिएगा, उसको डाउट सेशन में करेंगे हम लोग फिर डिस्कशन। स्टोक्स लॉ,
स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी रो एल है, लिक्विड की डेंसिटी, ठीक। इसमें आपने क्या किया, एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल को रिलीज कर दिया, मतलब कि सिंपल उस फ्लूइड में क्या किया, ड्रॉप कर दिया। आगे मैं यहाँ पे फ्लूइड में जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो सिंपल आपको पता है ये नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्रॉप करने के जस्ट बाद के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने ड्रॉप किया, इसके कारण क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे ये फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, दो फोर्सेस एक्ट करने लगेंगे जो अभी तक हमें पता है। एक तो फोर्स एक्ट करेगा mg और एक फोर्स एक्ट करेगा बाइंड फोर्स, ठीक। लेकिन स्टोक्स लॉ ने बताया कि यहाँ पे एक थर्ड फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक। अब वो जो थर्ड फोर्स है, जैसे हम लोगों ने एयर रेजिस्टिव फोर्स पढ़ा था, ठीक है, और कहा था कि एयर रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। याद है कुछ? एयर रेजिस्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी, माइनस साइन बता रहा था कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी। तो वैसे यहाँ पे कहा कि अगर मैं फ्लूइड में किसी भी स्फेरिकल बॉल को अगर मैं मर्ज करूं, मतलब रिलीज कर दूं, तो ये दोनों फोर्स तो एक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक स्टोक्स फोर्स, मैं उसको एक नाम दे दे रहा हूँ, उस फोर्स को उसने ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम दिया नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक। और वो जो फोर्स होगा वो वैल्यू होती है -6 पाई एटा आर वी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। आगे मैं यहाँ पे एसबीडी पे ध्यान दूं तो ऊपर की तरफ में स्टोक्स के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने एस एस कहा। अब देखिए, जब लिक्विड के अंदर ये पूरी बॉडी मर्ज है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, mg कांस्टेंट है। mg का मतलब क्या हुआ, mg का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, ये तो कांस्टेंट हुआ, ठीक। अगर मैं बायन फोर्स के बारे में बात करूं, बॉडी फुल्ली सबमर्ज है, जिसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल होगा इनटू जी, ठीक। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये तो कांस्टेंट हुआ ना, कोई भी वेरिएबल नहीं है अगर इस बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या है, कांस्टेंट है। एक वेरिएबल फोर्स है आपके पास एफ एस, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, ठीक। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका मतलब स्टोक्स के कारण जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स, वो भी इंक्रीज होगा। एक ऐसा टाइम आएगा, अगर मैं एफबीडी में ध्यान दूं, ऊपर की तरफ एफ एस है, ऊपर की तरफ एफ बी है, और नीचे की तरफ क्या है, एम जी। ये दोनों तो कांस्टेंट थे, ठीक। और बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी एफ एस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि एफ एस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जिस पर्टिकुलर टाइम पे एफ एस प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ये जो बॉल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, और उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आगे पहले यहां तक लिखिए, एक छोटा सा डेरिवेशन है 2 लाइन, तो इसी में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं।
ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 2/9 r² g डिवाइडेड बाई एटा रो बी माइनस रो एल। बुक में वहां पे रो एल की जगह सिग्मा लिखा रहता है, डेंसिटी का नोटेशन है कुछ भी लिखिए। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर सरफेस टेंशन स्टार्ट करो। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। नोट कर लिया? यस Yes, sir. Yes. चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस टेंशन। मंडे पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग फ्लूइड के क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, नहीं किया स्टार्ट, कि कल तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाए। ठीक है, तो उसके मंडे को जो छोटा सा टॉपिक सरफेस टेंशन का रह जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन मंडे को कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग ट्यूसडे को इसका डिस्कशन कर लेंगे। अब भावना उसी समय आपका जो थर्मल वाला जो क्वेश्चन थे उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, पहले आपके कर लूंगा उसके बाद फ्लूइड के क्वेश्चन। ठीक है, Okay, sir. अब देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में सोचा कैसे गया। अब अगर मैं सरफेस टेंशन के बारे में बात करूं तो जो नेचर में जो चीजें हो रही थी पहले उसको ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद उसके पीछे कोई थ्योरी दी जाती है कि हाँ इसके पीछे क्या थ्योरी होनी चाहिए, और उसके बाद जब थ्योरी दी जाती है उसको हर एक जगह अप्लाई करके देखा जाता है। अगर वो हर एक जगह एप्लीकेबल होता है तो उसको एक लॉ बना दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस टेंशन की अगर हम लोग बात करें तो नेचर में हमने क्या क्या चीजें देखी। अगर मैं कहूँ रेन ड्रॉप होता है तो रेन ड्रॉप जब भी होता है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है रेन ड्रॉप। ठीक, वो तो कुछ भी बन सकता था, क्यूब भी बन सकता था, एक कोन भी बन सकता था, सॉलिड कोन, क्यूबॉइडल शेप भी ले सकता था। ठीक, लेकिन जब भी रेन ड्रॉप होता है जो वाटर की पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा शेप ले लेते हैं, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि रेन ड्रॉप ने अपने से एक स्फेरिकल शेप ले ली। अब थोड़ी सी इसमें मैथ्स लगाइए। आपको पता था कि सेम वॉल्यूम का मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर मैं सेम वॉल्यूम के बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने कहा स्फीयर बनाया, कोन बनाया, क्यूबॉइड बनाया, क्यूब बनाया, हर एक का वॉल्यूम सेम है। ठीक, लेकिन हर एक में क्या डिफरेंस आ जाता है, सरफेस एरिया का। किसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, स्फीयर का। तो यहाँ पे जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो सबसे कम था। तो एक बात ये सोची गई कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेन ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल से मिलके एक रेन ड्रॉप बना होगा। मैं H2O, एक H2 एक मॉलिक्यूल है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ H2 मिलोगे तब आपको रेन नजर आता है, पानी नजर आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलकर एक रेन ड्रॉप बना रहे हैं। अब इसमें अंदर में भी पार्टिकल्स हैं और इसके सरफेस में भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैं हर एक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि मैं जो एरिया है सरफेस एरिया उसको मैं कम करूं। तो इसके लिए किसको काम करना पड़ेगा, सरफेस वाले पार्टिकल्स को ही काम करना पड़ेगा ताकि वो क्या करें, सरफेस एरिया को कम करें। ठीक, तो जो सरफेस पे जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं
वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं कि भैया पास पास आ जाओ, क्योंकि हमें एरिया को कम करना है। ठीक है, अगर मैं एक दूसरे को नहीं खींचूं, अगर ये वाटर पार्टिकल्स हैं, सरफेस एरिया कम है ना, सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास, तभी सरफेस एरिया कम होगा। ठीक, अगर वाटर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो इसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे ताकि एक दूसरे को पास में खींचें। ठीक है, अंदर वाले पार्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बोला मैं तो स्टेबल हूं, मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, टेंशन किसके लिए है? जो सरफेस पे पार्टिकल्स, वो सरफेस वाले पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ताकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक, तो सरफेस टेंशन आया, जो फोर्स लगाया है ना एक दूसरे पे, उसी को इन्होंने क्या कहा? टेंशन कहा। टेंशन का मतलब फोर्स, और सरफेस कौन लगा रहा है? सरफेस वाले पार्टिकल्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया सरफेस टेंशन। ठीक, अब इसको थोड़ा और सोचा क्या, ये मान लीजिए बुक में देखिए कैसे समझाया रहता है। ये बीकर है, बुक में सरफेस टेंशन के लिए हमेशा देखा होगा, सरफेस टेंशन एक बीकर में पानी लेके एक पार्टिकल दिखा देते, एक नीचे वाला पार्टिकल दिखा देते। मैं बताता हूँ कैसे दिखाते हैं। ये है, वो कहते हैं इधर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसा फिगर बना रहता है। ठीक, और एक अंदर वाला पार्टिकल है, इस पे चारों तरफ फोर्स लग रहा है, और दो चार लाइन लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग दो तीन बार पढ़ते नहीं समझ में आता, फिर अड़ जाते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिगर यही रहता है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखें कि जो ऊपर वाला पार्टिकल वो यहाँ पे किसके बारे में बात करता है? कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगे, और एडेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगे। ठीक है, तो जब भी आप लोग फेविकॉल लेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है एडेसिव फ्लूइड। एडेसिव का मतलब वो दो डिफरेंट चीजों को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं ये सब फिगर में नहीं जा रहा कि क्या फिगर है नीचे की तरफ, ये तो सिंपल ये बता रहा है कि अंदर वाले पार्टिकल से सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसके चारों तरफ वाटर है अंदर वाले पार्टिकल पे, तो इस पे चारों तरफ से वाटर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्टिकल है इसके पास अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, इसके नीचे तो सिर्फ नीचे नीचे वाटर पार्टिकल्स हैं, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखाता है कि इसमें कोहेसिव फोर्स सिर्फ अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर तो एयर है। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो सरफेस टेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड है जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, और जो सरफेस पे पार्टिकल्स है वो ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो सरफेस एरिया वो मिनिमम हो ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। ठीक, तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो सभी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ताकि सरफेस एरिया को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि सरफेस एरिया को कम कर सके, इसलिए सरफेस वाले पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स लगाया उसी को क्या नाम दिया गया? सरफेस टेंशन दिया गया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इन दोनों की, मैं सिर्फ इन दोनों पार्टिकल्स के एनालिसिस कर रहा हूं, जो सरफेस पे पार्टिकल्स था और जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स है। ठीक है, सरफेस टेंशन इसके लिए तो लग ही नहीं रहा, ये कहेगा मैं तो स्टेबल हूं, मेरे तरफ से तो चारों तरफ एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला क्या कहेगा? भैया मेरे चारों तरफ एक जैसे पार्टिकल्स नहीं है, मेरे ऊपर एयर और नीचे पानी है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं स्टेबल रहूं, और मैं स्टेबल रहने के लिए नेचर क्या कह रहा है कि तुम एक दूसरे पे फोर्स लगाओ ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। ठीक, अब अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कुछ नहीं कर रहा ना, अगर ये कुछ नहीं कर रहा तो मतलब स्टेबल है। दुनिया में जितनी भी चीजें सब स्टेबल होना चाहती हैं, स्टेबल होने के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करूं तो ये कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है? एक दूसरे पार्टिकल से सब एक दूसरे पे सरफेस फोर्स लगा रहे हैं ताकि क्रॉस सेक्शन मतलब कि सरफेस एरिया को कम कर सके।
अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, इसका मतलब ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? अंदर वाला ना। अंदर ठीक वाला है, अंदर वाला ज्यादा स्टेबल है। मैंने कहा कि अंदर वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी किसके पास ज्यादा है? ऊपर वाले के पास। तो मैंने कहा कि ऊपर वाले के पास एनर्जी ज्यादा है, उस एनर्जी को मैंने नाम दे दिया सरफेस एनर्जी। जो एनर्जी ज्यादा थी, कितने अमाउंट से ज्यादा थी? मैंने कहा कि इसके पास एनर्जी है 1 जूल मान लीजिए, और इसके पास एनर्जी है 10 जूल। तो डिफरेंस कितना है? 9 जूल का। और ये जो 9 जूल का डिफरेंस है वो किसके कारण आया? सरफेस टेंशन के कारण आया, और वो सरफेस वाले पार्टिकल्स के पास ही था, इसलिए मैंने उस एनर्जी को नाम दे दिया सरफेस एनर्जी। क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल चाह रहे थे कि मैं अपने सरफेस एरिया को कम कर सकूं, कम कर सकूं कम कर सकूं, इसका मतलब मैं स्टेबल हूं। अगर स्टेबल हूं इसका मतलब मेरी एनर्जी कम हो जाए, लेकिन तब भी अंदर के कंपैरिजन में तो ज्यादा है ना। यस अंदर के कंपैरिजन में तब भी ज्यादा है। चलिए एक एग्जांपल लो लेते हैं। आपने क्या किया, 3-4 बूंद जमीन पे गिरा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए नीचे, ठीक। अब उस पे क्या कीजिए, जैसे कि ये वाटर गिरा दिया आपने जमीन पे, ठीक है। अब एक उंगली लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। वाटर 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, ठीक है। और उसका थोड़ी देर के बाद फिर से पानी इसमें भरने लगेगा। करके देखिए, किया भी होगा बहुत बड़ा। फ्लोर पे पानी गिरा दीजिए और एक उंगली से उसको ऐसे कर दीजिए, बीच में से कट हो जाएगा, फिर से वाटर पार्टिकल ऐसे भरने लगेंगे। ये कौन भरता है? सरफेस वाले पार्टिकल पहले तुरंत आते हैं, भैया सरफेस एरिया कम करो, इसने ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो वो सब एक दूसरे के पास आने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो अंदर वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में अनस्टेबल है, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो वो जो फोर्स है उसको नाम क्या दिया गया? सरफेस टेंशन, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स लगा रहे थे, इसका मतलब ये अनस्टेबल है इन कंपैरिजन टू इनर वाटर पार्टिकल्स। तो इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया? सरफेस एनर्जी। अब थोड़ा क्लियर हुआ कि सरफेस टेंशन और एनर्जी होता क्या, ठीक है। यस दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन पे चलते हैं जो आप लोग बुक में पढ़ते यस सर हो गया। हैं, ठीक है। 1 मिनट और लिख लीजिए। हो गया। ठीक है। अब देखिए सरफेस टेंशन की फर्स्ट डेफिनेशन। कुछ डेट फाइनलाइज हुआ आप लोगों का? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर। चलिए, और फिर मंडे से फिर हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी तक नहीं किया उन्होंने। अगर मार्च फर्स्ट वीक में किया कि मई में पहला अटेम्प्ट होगा, जून में सेकंड अटेम्प्ट होगा, अगर ऐसा कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मंडे से थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, सिलेबस को थोड़ा जल्दी खींचिए,
ठीक, और एक बार डेट डिक्लेयर हो जाती है, अगर लगेगा कि ज्यादा टाइम है फिर मैं थोड़ा सा स्पीड डाउन कर दूंगा, क्योंकि अब तक आ जाना चाहिए था डेट, बहुत टाइम हो गया। ठीक, क्योंकि अगर 2 अटेम्प्ट की बात चल रही है तो एक होना चाहिए बोर्ड से पहले और एक होना चाहिए बोर्ड के बाद। ये ऐसा सभी कोई सोच रहा है, एक ऐसा मेरा इसलिए भी सोचना है क्योंकि मेंस ऐसे ही होता है, 2 अटेम्प्ट भी वो लोग करते हैं तो हमेशा एक जैन में करते हैं और एक अप्रैल में करते हैं, क्योंकि फेब और मार्च में आपका बोर्ड का टाइम रहता है, तो एक जस्ट बोर्ड से पहले और एक बोर्ड के बाद। इसलिए एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, अगर 2 करना है उनको अटेम्प्ट तो एक आपका अप्रैल में हो सकता है करें क्योंकि मई में बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, और एक हो सकता है जून में करें। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि कई लोग कहेंगे मेरे को तो पहले अटेम्प्ट में निकालना है, तो सिलेबस बहुत, सिर्फ 1.5 महीने बचेंगे हम लोगों के पास, पूरी 12th बची हुई है, और उतनी स्पीड में निकालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग मंडे से ही स्पीड अप कर लेते हैं ताकि हम लोगों के अगले 2 महीने में सिलेबस अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या दी गई, जैसे हम लोगों ने बायनेंसी को डिफाइन किया था। बायनेंसी को डिफाइन किया था तो मैंने कहा था कि एक इमेजिनरी वाटर का बॉल है, उसको सोचते हुए मैंने बायनेंसी को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे भी जो पहली डेफिनेशन दी गई, तो ये आपने कहा कि कोई भी लिक्विड का सरफेस है, ठीक, इस लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है किसका है, इसी लिक्विड का है, इसी लिक्विड का एक इमेजिनरी लाइन आपने मान लिया। ठीक, तो आपने कहा इस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द सरफेस फोर्स लगाएंगे ताकि एरिया को क्या कर सकें, कम कर सकें। तो ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, ठीक, और जो राइट हैंड साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि एरिया कम करना है ना, तो चारों तरफ से फोर्स लगेगा सरफेस पे, तभी तो सब पास पास आ पाएंगे। जैसे अगर इस फेयर की हम लोग बात कर रहे थे कि सरफेस एरिया पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को खींचेंगे तब जाके वो थोड़े से कम हो पाते हैं, और ये ऐसा हो जाता है स्फेरिकल। ठीक, तो यहाँ पे आपने कहा कि ये एक लिक्विड का सरफेस है, और इस लिक्विड के सरफेस पे आपने एक इमेजिनरी लाइन मान ली, किसकी, इसी लिक्विड की मान ली। तो इस पे क्या लगेगा, इस इमेजिनरी लाइन पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो यहाँ पे आपने कहा कि ये जो लेंथ है ये एल है, इमेजिनरी लाइन। तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक, अगर मेरे से पूछा जाए कि कितना फोर्स लग रहा है इस इमेजिनरी लाइन पे, तो आप कहेंगे टेंशन इनटू लेंथ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ है। दूसरा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर और अलोंग द सरफेस। इसको लिखिए, क्योंकि जब हम लोग एक्सिस प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो मैं इसे कॉन्सेप्ट से डेरिवेशन करवाऊंगा। जो फोर्स है वो क्या है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द लाइन, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन, अच्छा चलिए इस पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एम्स ने क्वेश्चन पूछा था कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपने देखा होगा कि पानी के सरफेस से बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसने ये पूछा था ऐसा क्यों। ठीक, और उसके बाद पूछा कि हम लोग क्या करते हैं कि पानी जहां पे भी इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे केरोसिन ऑयल डाल देते हैं ताकि मलेरिया ना हो या तो मच्छर मर जाए। ठीक, तो जब केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं तो मच्छर कैसे मर गए,
ये एम्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे फिजिक्स थी। अच्छा वैसे क्यों मरते हैं? बायो के स्टूडेंट आप लोग, कैरोसिन एंड ऑयल से मस्किटोस क्यों मर जाते हैं? लार्वा सिंक कर जाते हैं। डेंसिटी। क्या किसका? फिर हाँ सिद्धांत क्या बोल रहे थे? सर लार्वा सिंक कर जाता है, जो एग ले करते हैं वो डूब जाता है। क्यों? सर वैसे मॉस्किटोज वापर लेयर पर एग ले करते तो वो फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन जब केरोसिन ऑयल डाल देते तो चलिए क्यों का रीजन होगा यहाँ से जाने। करते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वो सफोकेट होके मर जाते हैं। मेरी कैरोसिन एंड ऑयल से हाँ वो सिंक करते हैं, उसके बाद उनकी जो ब्रीदिंग ट्यूब होती है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों सिंक हो जाते हैं? सर पानी पे बैठ रहे थे आराम से, कैरोसिन डाला तो बैठ नहीं पा रहे हैं, क्यों? तो सरफेस वो टेंशन डूब जाता ऑल्टर है। हो जाती है। हाँ सरफेस टेंशन कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या रीजन है, जैसे कि आपने सरफेस टेंशन को थोड़ा लॉजिकली ऐसे समझिए कि मकड़े का जाला है, ठीक है? अगर मकड़े के जाले पे अगर मैं कोई भी चीज को रखता हूँ, ये मान लीजिए मकड़े का जाला है, इमेजिन कीजिए ये मकड़े का जाला है यहाँ पे, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक छोटी सी एक चौक को रख दिया, तो ये जो मकड़े का जाला है हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है? और ये ऐसा इसलिए लेगा ताकि इसके वेट को बैलेंस कर सके। देखिए इमेजिन कीजिए जैसे कि मान लीजिए मकड़े का जाला था बिल्कुल स्ट्रेट, आपने बीच में चौक रखा तो ये हल्का सा कंप्रेस हो गया ऐसे, ठीक है? ये ऐसे कंप्रेस हो गया। अब ये ऐसे कंप्रेस होने के कारण क्या हुआ, ये वाला सरफेस एक टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है और एक ये वाला सरफेस टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऐसा हो गया ना? तो इस टेंशन के कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इस टेंशन का कंपोनेंट एक इधर आएगा। तो ये जो टेंशन आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है mg, ठीक? तो मान लीजिए ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वाटर है उसको किसी भी सिंपल आपने बकेट में रख लिया, ठीक? लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत पेशेंस वाला है। एक निडल लीजिए, ठीक है, जो पतली सुई होती है ना, वो लीजिए। अब उसको क्या कीजिए, बहुत धीरे से उसके सरफेस पे रखिए, बहुत धीरे से। हो सकता है कई बार करें तब जाके 10वीं बार हो कि बहुत धीरे से रखें तो उसी सरफेस पे रह जाए नीडल। अगर आपने तेजी से रखना हो तो सिंक हो जाएगा तुरंत, ठीक है? तो ये पेशेंस वाला एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या किया, एक नीडल लिया एल लेंथ का और इसको वाटर के सरफेस पे रखा, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उसी पे फ्लोट होता रहेगा, ठीक? अगर मैं उस नीडल के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शन व्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अभी जैसे मैंने मकड़े के जाले का एग्जांपल लिया था, ये नीडल का क्रॉस सेक्शन है और ये बीच में से इसने ऐसा कंप्रेस कर दिया। ये नीडल की लेंथ कितनी है, एल, ये नीडल है एल लेंथ का। अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि इमेजिनरी लिक्विड की लेंथ एल है तो इस पे फोर्स लगेगा टी इंटू एल अलोंग द सरफेस। लेकिन अब सरफेस तो ऐसा कंप्रेस हो गया था, ये हो गया सरफेस, ठीक है? तो इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा अलोंग द सरफेस, टी इंटू एल ना, एल लेंथ का निडल है, इसकी लेंथ कितनी है एल, तो उस एल लेंथ पे फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और वो किसके कारण लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण। एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा और नीचे क्या लग रहा है, mg। आपने कहा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, 2tl sin थीटा। तो यहाँ पे क्या है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, 2tl sin थीटा। तो निडल आपका सिंक नहीं हुआ। यही कॉन्सेप्ट होता है जब मॉस्किटोस बैठते हैं लिक्विड, तो वहां पे भी जब मॉस्किटो लिक्विड पे बैठ गया तो उसने भी उस वाले पॉइंट पे क्या किया, हल्का सा कंप्रेस कर दिया। हल्का सा कंप्रेस करेगा तो टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा ना उस पे,
ठीक है। तो टेंशन के कारण जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था वो उसके वेट को बैलेंस करता है, इसलिए पानी से मॉस्किटोज कभी भी सिंक नहीं होते। ठीक, लेकिन जब आपने केरोसिन ऑयल को डाल दिया, केरोसिन ऑयल की जो टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, वो वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। और आपको पता है कि केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए आपने देखो जब भी केरोसिन छिड़कते हैं तो वो सिर्फ वाटर की लेयर पे आ जाता है ऊपर। ठीक है, तो वाटर के लेयर पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, केरोसिन। अब मच्छर उस पर अगर बैठेगा तो सरफेस टेंशन उसका कम है केरोसिन का, सरफेस टेंशन कम होगा तो 2TL sin थीटा कम हो जाएगा। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये mg उससे ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मच्छर सिंक हो जाता है। तो मच्छर मरा कैसे, डूब कर मर गया। आ गया समझ में? यस यस सर। नोट कर लीजिए, उसके बाद सरफेस एनर्जी मंडे को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन, तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और मैंने बोला था कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, उसके फॉर्मूले लिखवा दूंगा और एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तो मंडे को चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा आपका। फ्लूइड के क्वेश्चन करते रहिए, ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड के टॉपिक। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएचएम एंड वेव। एसएचएम वेव अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ही पता है कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, और इसी से रिलेटेड आपका वेव ऑप्टिक्स भी है। अगर मेरे को वेव नहीं आता, एसएचएम नहीं आता, तो वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ फॉर्मूले रट जाएंगे, क्वेश्चन का असली कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं एसएचएम वेव धीरे ही पढ़ता हूँ, मेरे को पता नहीं आता मैक्सिमम लोगों को। मैंने कि पढ़ा है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था तो मैंने सभी चीजें। ठीक है, तो हम लोगों का बस अगले 10 दिन का रह गया है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 11th पार्ट। अगर 11th पार्ट कंप्लीट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स नहीं भी आती है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके 60 मार्क्स आपके हाथ में है मैकेनिक्स को छोड़कर। 90 मार्क्स मान लीजिए, 50%, 30-35 नंबर से ज्यादा मैकेनिक्स नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो लगभग आपका 50 नंबर है, 40 मान लीजिए मैकेनिक्स आ गया तो 50 नंबर आपके हाथ में है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा हो। क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड और थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता नीट का लेवल। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उससे ऊपर ही लेके चलते हैं कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी टिपिकल आए तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मंडे को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर। थैंक यू। थैंक यू ओके, वेलकम वेलकम।